हे एवरीवन, CUET का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG स्टूडेंट्स के लिए जो होने वाला था उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स अप्रैल फर्स्ट वीक में रिलीज़ हो जाएंगे। अगर आप खुद एक स्टूडेंट हैं जो कि CUET UG वाला एंट्रेंस देना चाहते हैं या आपकी फैमिली में और आपके नियर बाय कोई ऐसा है जिसको ये एग्ज़ाम देना है, तो उनको अलर्ट कर दीजिए कि नेक्स्ट वीक में उनके जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। फिर जल्द ही जून के अंदर उनका जो एंट्रेंस है वो भी चांसेस है हो जाएगा। तो अगर आप खुद एक ऐसे स्टूडेंट है या ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जिनको अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना है, तो उनको बताइए कि अनअकैडमी लेके आया है कुछ फ्री क्लासेस एंड फ्री टेस्ट सीरीज़। CUET का जो पार्ट ए होता है उसके लिए भी एंड पार्ट बी में स्पेसिफिकली जो साइंस एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री टेस्ट एंड फ्री क्लासेस लेके आया है। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके अपना गोल CU सेट फिक्स करके जो पार्ट ए एंड पार्ट बी की कैटेगरी है वहाँ पे जाएंगे तो आपको फ्री मॉक टेस्ट, क्विज़, स्पेशल क्लास ये सब देखने को मिलेंगी। इन केस किसी बच्चे को पूरा 3 महीने के अंदर कंप्लीट 11-12 का कोर्स कंप्लीट करना है, जिसके साथ साथ वो अपने डाउट टीचर से पूछना चाहें और कंप्लीट उनको नोट्स चाहिए, तो उनके लिए वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड सब्सक्रिप्शन, जिसमें पार्ट ए के लिए भी स्पेसिफिक 4 टीचर्स वहाँ पे मिलेंगे आपको एंड पार्ट बी UG साइंस एंड कॉमर्स के लिए भी आपको वहाँ पे स्पेसिफिक टीचर्स मिलेंगे। किसी बच्चे को अनअकैडमी ऐप यूज़ नहीं करना आता तो मैंने एक वीडियो पहले बना दिया था कि हाउ टू यूज़ अनअकैडमी ऐप, तो आप उसकी हेल्प से उस ऐप को देख सकते हो। आपको पूरे कोर्स के ऊपर 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे जो कि है पूजा 1010। तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। फ्री क्लास, फ्री मॉक टेस्ट और पेड कोर्स किसी से भी आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। हे एवरीवन, आज का जो अपना ये लेक्चर है ये किंगडम फंजाई के एक बेसिक पोर्शन पे है। वो वाला जो बेसिक पोर्शन है काफ़ी बच्चे उसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं। अगर जिसको भी आता है वो भी इस वीडियो को देखना, जिसको नहीं आता है वो भी इसको देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं हर एक पॉइंट को इतना क्रिस्टल क्लियर आपका करूँगी सो दैट हम जैसे इनिशियली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए पढ़ने के लिए। आपको अगर ये क्लियर हो तो जो काफ़ी ज़्यादा आगे डिटेल आती है ना स्पेसिफिक, जब हम क्लासीफाई करते हैं हर एक फंजाई को, तो उसमें हम जो डिटेल पढ़ते हैं वो डिटेल हमें क्विकली याद हो जाएगी अगर हमारा जो बेसिक्स है फंजाई का वो अच्छे से क्लियर हो। तो आज के बेसिक्स में मैं कम्प्लीटली हाइफी और अलग अलग फंजाई के अंदर ये किस तरीके से अरेंज है उसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो हाइफी होता क्या है? हाइफी एक स्ट्रक्चर है जो कि फंजाई के अंदर मिलता है, जो कि इलोंगेटेड या फिर हम बोल देते हैं ट्यूबुलर या बोल देते हैं फिलामेंटस एक स्ट्रक्चर होता है। इन सब बातों का मतलब क्या हुआ? एक ऐसे लंबा फाइबर जैसा स्ट्रक्चर, ये क्या है? इलोंगेटेड भी है, ट्यूब जैसा भी है और फिलामेंट भी है। जो हाइफी है ये एक सिंगल अपना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और काफ़ी सारे हाइफी मिलके एक पूरा जैसे फंगस का जो पूरी बॉडी बनाते हैं उसको बोल देते हैं माइसीलियम। तो माइसीलियम काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता, इसको इंटर कन्वर्ट काफ़ी बुक्स में यूज़ किया जाता है हाइफी की जगह, बिकॉज एक ग्रुप ऑफ जो हाइफी होता है वो माइसीलियम ही होता है। हाइफी एक सिंगल यूनिट होता है। सो बॉडी ऑफ ए फंगस हैविंग फिलामेंटस ब्रांचेस और हाइफी इज़ नोन एज माइसीलियम। अब इसके बाद एक टर्म आती है, वो क्या है? प्लेक्टन काइमा। अब ये जो टर्म्स हैं इन टर्म से क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको 10-15 मिनट इसके ऊपर अच्छे से समझाऊंगी, देन मैं 5 मिनट आपको कुछ PYQs भी करवाऊंगी जिनको देख के आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये बेसिक्स हमारे लिए। प्लेक्टन काइमा का क्या मतलब होता है? फंगल हाइफी कम टुगेदर एंड प्रोड्यूस ए लूज और कॉम्पैक्ट टिश्यू। काफ़ी हमने क्या बोला अभी कि जो हाइफी है वो एक सिंगुलर स्ट्रक्चर है। तो अभी हमने क्या बोला कि काफ़ी सारे फंगल हाइफी जब एक साथ आ जाते हैं, कम्स टुगेदर, और वो कैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं एक साथ आने पे? या तो वो लूजली अरेंज्ड हो या फिर वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो, काफ़ी ज़्यादा टाइटली अरेंज्ड हो। लूज़ और कॉम्पैक्ट किस तरीके से? मान लो एक ये हाइफी है, इसके साथ एक और ये हाइफी है, एक और ये हाइफी है। एक कॉम्पैक्ट कैसे? एक ये हाइफी है, इसके जस्ट ऊपर इसके ऊपर ओवरलैप हो गया, इधर एक और ओवरलैप हो गया, इधर एक और ओवरलैप हो गया, ऐसे करके ये क्या है? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। क्या हम इस वाले स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा हाइफी पहले आया, कौन सा बाद में आया, या फिर हमें
अलग अलग करने हो तो क्या हमें यहाँ से समझ आएगा कि किसको कहाँ से पकड़ के अलग करें, बट हम इस लूजली वाले स्ट्रक्चर पे जब आएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि किसको भाई यहाँ से अलग करना है, वो चीज़ हमें काफ़ी ईजिली समझ में आ जाएगी। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि लूजली अरेंज्ड होता है उसको नाम दिया जाता है प्रोजनकाइमा। क्या दिया जाता है? प्रोजनकाइमा। और जो ऐसा स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है उसको बोला जाता है सूडो पैरेन्काइमा। अगर आपका एनाटमी का, प्लांट एनाटमी का बेसिक पोर्शन क्लियर हो तो प्लांट एनाटमी के अंदर भी जब हम टिश्यूज़ पढ़ते हैं वहाँ पे भी ये प्रोजनकाइमा एंड पैरेन्काइमा टर्म्स आती हैं। तो अगर आपको उन चीज़ों का नहीं पता तो मैं अपकमिंग वीडियोस में उनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करूँगी। यहाँ तक अभी तक हमने क्या सीखा कि हाइफी होती है जो कि इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ग्रुप को बोल देते हैं माइसीलियम। अब ये ग्रुप लूजली अरेंज हो सकता है या कॉम्पैक्टली अरेंज हो सकता है। लूजली होगा तो प्रोजनकाइमा होगा और कॉम्पैक्टली अरेंज होगा तो सूडो पैरेन्काइमा होगा। अब जो ये हाइफी होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस तो सबके अंदर अपने मिलेंगे। तो अब न्यूक्लियस की भी कुछ कंडीशन है। अगर ये न्यूक्लियस, हर एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस से अपने आप को छुपाएगा, छुपाने का कहने का मतलब अपने दोनों के बीच में कोई वॉल या उसको हम वाल्व भी बोल सकते हैं, सेप्टा भी बोल देते हैं, अगर वो यहाँ पे ये ले आएगा तो हम क्या अब यहाँ से बोल रहे हैं कि एक डब्बे में तो एक न्यूक्लियस बंद है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? यूनी न्यूक्लियर कंडीशन। और अगर हम ऐसे बोल दें कि यहाँ पे मान लो मैंने ये कंडीशन बना दी और 2 एक साथ न्यूक्लियस आ गए, फिर ये सेप्टा आया, फिर 3 आ गए, फिर ये सेप्टा, तो इस कंडीशन को मैं क्या बोल सकती हूँ? बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन, क्योंकि एक डब्बे में तो 2 न्यूक्लियस हैं। या फिर ऐसे हो कि पूरी की पूरी हाइफी के अंदर कोई भी सेप्टा नहीं है, सारे के सारे न्यूक्लियस एक साथ ही प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को मैं क्या बोल सकती हूँ? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो इन न्यूक्लियस के बेसिस पे जो हाइफी हैं उनको भी नेक्स्ट डिवाइड किया गया है। किस तरीके से डिवाइड किया गया है? जब हम सेल साइकिल पढ़ते हैं तो सेल साइकिल के टाइम हम क्या देखते हैं कि न्यूक्लियर डिवीज़न भी होता है जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोल देते हैं। साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न होता है जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोल देते हैं। क्या क्या बोला मैंने? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियस का जब डिवीज़न होता है उस प्रोसेस को क्या बोल दिया? न्यूक्लियर डिवीज़न। तो ऐसी हाइफी जिसके अंदर वॉल की फॉर्मेशन ना हो, वॉल नोट फॉर्म ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डिवीज़न, ऐसी हाइफीज़ को नाम दिया जाता है एसेप्टेट कंडीशन। एसेप्टेट कंडीशन, क्योंकि वॉल को हम क्या यहाँ पे बोल रहे हैं? वॉल को हम इंटर कन्वर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं सेप्टा। अगर सेप्टा नहीं है, देखो ये वाला डायग्राम, अगर सेप्टा नहीं है मतलब वॉल नहीं है, वॉल नहीं है मतलब का अपना यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो तो डिवाइड ही नहीं हुआ। मतलब यहाँ से हमने क्या सीखा कि ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है उसी को यहाँ पे एक नाम दे दिया एसेप्टेट। ए का मतलब अब्सेंट है, क्या अब्सेंट है? सेप्टा, मतलब सेप्टा अब्सेंट है, उसकी अब्सेंस ने ही तो इसी को मल्टी न्यूक्लिएट बना दिया। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों में, और ये बेसिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अलग अलग फंजाई को लेके। कैसे आते हैं वो भी मैं समझाऊंगी, आगे देखिए। अगर एक ऐसी हाइफी है जिसका न्यूक्लियर डिवीज़न होने के टाइम वॉल्स की फॉर्मेशन हो गई, वॉल्स की फॉर्मेशन मतलब सेप्टा की फॉर्मेशन हो गई, तो ऐसी हाइफीज़ को हम क्या बोलेंगे? सेप्टेट कंडीशन। क्या बोलेंगे? सेप्टेट। तो सेप्टा बन गया तो मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस हर एक डब्बे में एक एक आएगा। कुछ कंडीशंस ऐसी भी देखने को मिल सकती हैं जिसमें एक डब्बे में 2 न्यूक्लियस भी आ सकते हैं। तो ये तो एक स्पेशल कंडीशन होती है, इसकी हम बात स्पेशल कंडीशन में करेंगे। बट यहाँ पे हम एक नॉर्मल कंडीशन लेके चले तो वो क्या है कि जब सेप्टा की फॉर्मेशन होगी उस टाइम में जनरली एक न्यूक्लियस एक डब्बे में आएगा, और वहाँ पे सेप्टेट कंडीशन में क्या बनती है अपनी, क्या मिलती है? यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन। क्या बोला मैंने? यूनी न्यूक्लिएट। और ये क्या था? मल्टी न्यूक्लिएट। जो ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। उस स्पेशल नाम को ध्यान रखना है क्योंकि वो स्पेशल नाम इसी के लिए है, क्योंकि काफ़ी सारे हैं ना। उस स्पेशल नाम को बोला जाता है कोइनोसिटिक कंडीशन। कोइनोसिटिक कंडीशन। तो यहाँ से हमने कुछ जनरल चीज़ें देखी, वो अपनी ऐसे स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो अभी भी हमने देखा कि जो सेप्टा वाली सिचुएशन है उस सेप्टा वाली सिचुएशन में हो सकता है यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन हो सकता है बाई न्यूक्लिएट कंडीशन हो। बेसिकली ये 2 देखने को मिलती है। यूनी न्यूक्लिएट वाली तो जनरल कंडीशन है। अब बात आती है ये बाई न्यूक्लिएट कब बनता है? जब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर,
उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम एक स्टेप आता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब प्लाज्मा। प्लाज्मा टर्म अपने आप में किस चीज़ को बताता है? अगर आपको सेल बायो क्लियर है तो जो अपना साइटोसोल और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के जो कंप्लीट फ्लूइड बोलते हैं ना प्लाज्मा, एक तरीके से वही है। तो प्लाज्मोगैमी जो होती है उसकी वजह से काफ़ी बार फंजाई के अंदर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियस को क्या टर्म देते हैं सेल बायो के अंदर? न्यूक्लियस के लिए वर्ड यूज़ करते हैं कैरियो। कैरियो और न्यूक्लियस एक इंटर कन्वर्ट फॉर्म में यूज़ होती हैं। यूनी के लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? यूनी मतलब एक, मोनो मतलब एक, और बाई के लिए हम क्या बोल सकते हैं? डाई। बाई और डाई एक ही बात है। तो इस वजह से यहाँ पे हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्या कि यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ? मोनो कैरियोटिक कंडीशन। और अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ बाय न्यूक्लिएट कंडीशन, तो बाय न्यूक्लिएट कंडीशन का मतलब भी क्या हुआ? डाई कैरियोटिक कंडीशन। ठीक है, इतना बेसिक्स क्लियर हो गया आप सबका। तो जैसे हम जब फंजाई का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट होता है वो एक तो एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन होता है जो कि बेसिकली एग्ज़ाम्स में आता है। एक एलेक्सोपोलस एंड मीम्स का क्लासिफिकेशन होता है। मैं सजेस्ट करूँगी आप इन दोनों के क्लासिफिकेशन को याद करना। बेसिकली एंसवर्थ वाले क्लासिफिकेशन को लिया जाता है, पर एक जो बेसिक एंसवर्थ में तो हमें थोड़े डीप में सारे क्लासिफिकेशन पढ़ने होंगे, बट एक बेसिक सा ओवरव्यू में यहाँ पे क्लासिफिकेशन का बनाऊँ तो क्या होता है? किंगडम माइकोटा, जिसको फर्दर डिवाइड किया गया है यहाँ पे क्या है? यू माइकोटा। जो यू माइकोटा है, इस यू माइकोटा को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है किस किस के अंदर? एक तो सेक्सुअल कंडीशन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है, और एक एसेक्सुअल। मैं इसको पहले वाले को एसेक्सुअल लिख लेती हूँ मेरे कंफर्ट जोन के लिए, दूसरे वाले को मैं सेक्सुअल लिख लेती हूँ। एक जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है, एक जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर अब्सेंट होता है वो तो सिर्फ एक ही टाइप की फंजाई आती हैं जिनको बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़, ये आप बेशक 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, बेशक आप बीएससी के हैं, सबको इतना बेसिक जो फ्लो चार्ट है वो पता होना चाहिए। बेसिक किसी को हाई फाई लेवल का क्लासिफिकेशन ना भी याद होना, इतना सबको याद होना चाहिए। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट जिसमें है वो फंजाई दो टाइप्स की हो जाती हैं। एक तो होती हैं लोअर फंजाई, एक होती हैं हायर फंजाई। एक होती हैं लोअर, एक होती हैं हायर। जो लोअर फंजाई होती हैं उसमें दो टाइप्स की अपनी आ जाती हैं, oomaicites एंड ज़ाइगोमाइसिटीज़। एंड जो हायर फंजाई होती हैं उसमें आ जाता है बेसिडियो और एस्कोमाइसिटीज़। एक बात यहाँ से ध्यान रखना, बेशक ये ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है, बट ये टाइप है हायर फंजाई की। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कुछ चीज़ों को क्लासीफाई करें, क्या क्लासीफाई करें? वो क्लासिफिकेशन ये है कि जितनी भी टाइप की लोअर फंजाई होती हैं उन लोअर फंजाई के अंदर क्या क्या कंडीशन होती हैं, जो अपना हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि एक तो सेप्टेट एक एसेप्टेट की न्यूक्लियर डिवीज़न जब होता है उस टाइम जो वॉल है उनकी फॉर्मेशन नहीं होती। तो जैसा कि नाम है लोअर फंजाई, तो लोअर जो चीज़ है उसके अंदर सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलती। तो इनके अंदर क्या होगा? कोई भी वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी। वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी तो ये क्या हो जाएंगी? ए सेप्टेट कंडीशन, क्योंकि सेप्टा अब्सेंट है। सेप्टा अब्सेंट है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते थे? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। और इसी को एक और नाम क्या दिया गया था? कोइनोसिटिक कंडीशन। ठीक है, जो सेक्सुअल कंडीशन थी, सेक्सुअल कंडीशन में क्या था? मतलब जो हायर फंजाई होती है उसमें क्या था? सेप्टेट कंडीशन। सेप्टा बनता है तो सेप्टा बनेगा तो ये अपने क्या क्या हो सकते हैं? यूनी न्यूक्लिएट या फिर बाय न्यूक्लिएट। और यहाँ पे कोई भी इनोसिटिक वगैरह नाम नहीं दिया गया था। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, क्या चीज़? कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन तो इन जनरल बनती है हायर फंजाई के अंदर, बट जो बाय न्यूक्लिएटेड कंडीशन है वो किसके अंदर होगी? सेक्सुअल फंजाई के अंदर प्रेजेंट होगी। यहाँ से हमने क्या देखा कि एसेक्सुअल में हायर फंजाई का पार्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज़, हायर फंजाई का ही पार्ट है बेसिडियो एंड एस्को, बट
इन तीनों के अंदर क्या होना चाहिए, इन तीनों के अंदर सेप्टा प्रेजेंट होना चाहिए। तो इन तीनों का फीचर मैं लिख दूँ, सेप्टेट, सेप्टेट और सेप्टेट। अब हमने थोड़ी देर पहले एक और देखा था कि जहाँ पे सेक्सुअल आ गया वो स्पेसिफाई हो जाएगा बाय न्यूक्लिएट कंडीशन के लिए। तो इनके नीचे मैं लिख दूँ बाय न्यूक्लिएटेड कंडीशन, बाय न्यूक्लिएटेड कंडीशन। बट हमने देखा था कि इन जनरल जो होता है सेप्टा बनेगा तो वो क्या होगी, यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो आप जब हायर फंजाई की डिटेल्स पढ़ते हो, उनकी जब लाइफ साइकिल आती है ना, लाइफ साइकिल के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ हैं उनका जो सेप्टा है और उनसे जो ऑर्गेनिज्म और जो हाइफी बना वो यूनी न्यूक्लिएटेड मिलेगा। जो अपनी लोअर फंजाई हैं इनकी आप लाइफ साइकिल ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलेगी। बट आप जब बेसिडियो एंड एस्को के जब लाइफ साइकिल ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे आपको बाय न्यूक्लिएटेड कंडीशन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डाई कैरियोकाइनेसिस या डाई कैरियोन। तो डाई कैरियोन किस किस में देखने को मिलता है, ओनली एंड ओनली बेसिडियो एंड एस्को। जिन बच्चों ने डिटेल्स पढ़ी हुई है उनको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई कोई बात नहीं, आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके वो कंसेप्ट भी क्लियर करूँगी। बट आप खुद अपनी बुक एक बार खोल के देखना, आपको पता चलेगा, आप साइकिल जो ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं उसमें क्या बोल रही थी। यहाँ पे अब एक दो पॉइंट्स और अपने स्पेशल ऐड हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइफी। वो स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं, जैसे मैंने बोला बेसिडियोमाइसिटीज़ हायर फंजाई का पार्ट जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसके अंदर एक कंडीशन हो जाती है। क्या कंडीशन, उसका जो हाइफी है वो हाइफी ऐसे कंटिन्यूस रेगुलर नहीं बन पाता, उसके हाइफी में ऐसे कुछ डोलियोपोर सेप्टम लाइक कंडीशन मिलती है। जैसे अपना वो होता है ना स्टोमेटा होता है, उस जैसी सी कुछ कंडीशन इसके अंदर जनरेट हो जाती हैं। ये बैरल शेप्ड लाइक कंडीशन है, क्या बोलते हैं इनको, बैरल शेप्ड लाइक कंडीशन। और इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है, डोलियोपोर सेप्टम, डोलियोपोर सेप्टम। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इन विच टाइप ऑफ फंजाई द डोलियोपोर सेप्टम इज़ फाउंड, सो इट इज़ फाउंड इन बेसिडियोमाइसिटीज़। अब इनके अलावा कुछ हाइफी में क्या हो जाता है, जैसे ये नॉर्मल हाइफी है, बीच में कुछ फैट, लिपिड, कुछ सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस आके इकट्ठे हो जाएंगे और सारा क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर है पूरे का वो एक जगह आके इकट्ठा हो जाता है। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वोरोनिन बॉडीज़, वोरोनिन बॉडीज़। ये जो स्ट्रक्चर है ये मिलता है सिंपल सेप्टल पोर्स में, जो कि एस्कोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में है। बट जो ये स्ट्रक्चर है ये और किसी में नहीं मिलेगा। मतलब कहने का क्या मतलब है, ये स्ट्रक्चर मिलता है हायर फंजाई में। हायर के अंदर भी हमने क्या देख लिया, बेसिडियो ने तो अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाई हुई है डोलियोपोर सेप्टम की। उसके अलावा हायर कौन बची, एस्को एंड ड्यूटेरो। तो एस्को एंड ड्यूटेरो कहेंगी हम तो वोरियोनिन बॉडीज़ बनाएंगे। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो ये अपनी यहाँ से एक और चीज़ आती है वो क्या है कि जो ये फंगस है, फंगस की जो वॉल होती है, जैसे हाइफी है, हाइफी तो एक स्ट्रक्चर हो गया, वैसे जो फंगस की जो वॉल होती है वो बेसिकली सेलुलोज और काइटिन की बनी हुई होती है। और जो ये सेलुलोज है ये बेसिकली एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एक केमिकल है, उससे मिलके ये बना रहता है। मेरा आज का यहाँ पे जो मोटो था लेक्चर का वो बस यही था कि हाइफी कितने टाइप के हैं। जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे इसका फंजाई का तो उसमें किस तरह से ये क्लासिफिकेशन देखा जाता है, और हायर जब आप इन सब की साइकिल्स पढ़ोगे तो उनमें क्यों ये कंडीशन आती है, हाइफी इसका यूनी है, इसका बाई है, इसका मल्टी है, और क्या क्या उनमें स्पेशल कंडीशन और देखने को मिलती हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइब कर देना, और आगे आप क्या चाहते हो उसको भी कमेंट कर देना, और फीडबैक के तौर पे कमेंट में भी कुछ शेयर करना चाहो तो उसको भी शेयर कर देना। और एक और अपडेट है, क्या है वो, मैं अनअकैडमी पे आप सबके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फ्री क्लासेस एक मंथ में लगभग 12 से लेके 15 बायोलॉजी की कुछ इम्पोर्टेंट फ्री क्लासेस लेके आऊँगी, जो CU सेट UG स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगी, CU सेट PG, जो गेट एक्सेल, गेट BT, गेट EC, बार्क, CSIR नेट ये एग्ज़ाम देते हैं ना, उन सब में भी यहाँ से क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। और विश्वास नहीं हो तो हर एक लेक्चर के बाद मैं आपको PYQ प्रैक्टिस करवाऊँगी। लेक्चर में ना सही, लेक्चर के जस्ट अगले लेक्चर में स्पेशली PYQ सेशन रखा जाएगा। तो आज का जो अपना लेक्चर है इसका भी मैं नेक्स्ट क्लास में एक PYQ सेशन लेके आऊँगी, जिसमें आपको 3 से 4 क्लासेस में जो भी चीज़ें हो गई हैं उनको अपनी नॉलेज को वहाँ पे अप्लाई करना है और देखना है कि आपने कितना सीखा।
बाकी आपको पूरी डिटेल्स की कैसे आप मेरे अनअकैडमी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, उन सब सारी डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक और मेरे कमेंट बॉक्स में भी मेरी नेक्स्ट अनअकैडमी क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर कोई आप में से इंटरेस्टेड है जिसको एमएससी की पूरी तैयारी करनी है, पूरे फुल कोर्स, पूरी फुल लेंथ, पूरी इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसके लिए भी मेरा एक कोर्स रन कर रहा है जिसकी सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे मेल कर सकते हो swpm.help21@gmail.com या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी कोई भी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हो। सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।